हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्य। हम लोग पढ़ रहे हैं सीजीएल हमारा जो 2022 का हुआ था ना, सीजीएल 2022 का रिजल्ट भी आ गया। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, जो इंस्पेक्टर बन गए हैं और कोई भी पोस्ट मिलने वाली है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अभी 2023 होने वाला है, तो जिनका नहीं हुआ है डिमोटिवेट ना हो और अपनी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छा करें, इम्प्रूव करें। आपका 2023 में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 2023 में जो पेपर आएगा वो 2022 में जो हमारा पेपर आया था उससे मिलता जुलता आएगा, मतलब पैटर्न तो सेम रहेगा ना। तो इसीलिए हम 2022 में 40 सेट हुए थे प्री में, वो सारे के सारे सोल्व। ठीक है, अभी तक हम 11 सेट सोल्व कर चुके हैं। आज हमारा 12th है, 11 हम सोल्व कर चुके हैं। आज हमारा 12वां सेट है जिसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, और हम कर रहे हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो आज का जो सेट है ना हमारा, वो है हमारा एग्जाम जो हुआ था 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें जो फोर्थ शिफ्ट थी उसका पेपर है। तो शुरू करते हैं। बहुत आसान पेपर था, ये मान के चलिए आप 2023 का जो पेपर था ना वो बहुत आसान था। इसी वजह से हुआ क्या है कि जो 2023 में जो कट ऑफ गई है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई है। इसका वजह है कि पेपर थोड़ा इजी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये जो ब्लैंक दिया गया है इसको भरने के लिए सबसे अच्छा चूज कर। अब देखो, अपने आप ट्राई तो आपको करना ही है। जब भी आप सोल्व करो ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा ऐसा करना है। शीट लेनी है, क्वेश्चन नंबर लिखना है ना? और आपका जो अपना आंसर आ रहा है, जो आंसर आप कर रहे हैं वो लिखना है, और उसके बाद जो मैं बताऊंगा करेक्ट आंसर कब वो लिखना है। फिर इन दोनों को मैच करना है। अगर आपको कितने मैच होते हैं, कितने सही होते हैं, उस हिसाब से अपने आप को मार्क्स देने, तो आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3। ठीक है, अब इस 1 के सामने अपना आंसर जरूर लिखें और उसके बाद मैं बताऊं वो आंसर लिखें। ठीक है, चलो। द एंकर गेव अस ए डैश वेलकम, ए प्लीजेंट स्माइल एंड ए बुके ऑन रीचिंग द होटल। होटल में जब पहुंचे तब जो एंकर था उसने हमें क्या दिया, एक वेलकम दिया। कैसा वेलकम? इस वेलकम के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव ही क्यों चाहिए? एक देखो, ये आर्टिकल लिखा हुआ है ए, है ना? आर्टिकल किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए। तो नाउन के लिए आर्टिकल यूज हुआ है, तो उससे पहले क्या आएगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जनरली हम यूज करते हैं वार्म वेलकम। ठीक है, मतलब जोश भरा। वर्थ है, विनिंग है, वंडरफुल है, ये वेलकम के साथ यूज नहीं करते। वार्म का मतलब जोशीला, मतलब बहुत जोश से उसने स्वागत किया। नेक्स्ट, करेक्ट द पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी पैसिव वॉइस बतानी। राशि वॉज राइटिंग ए लेटर टू हर हस्बैंड। राशि जो है अपने हस्बैंड को लेटर लिख रही। अब देखो, सब्जेक्ट है राशि और वर्ब लिखी हुई है वॉज राइटिंग, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ही हमें पता चला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा? जब भी कंटिन्यूअस आता है ना, तो बी की कौन सी फॉर्म यूज होती है? आईएनजी वाली। बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बी। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या होता है? बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं उस हिसाब से हमें बदलते रहना पड़ता है, टेंस के हिसाब से, कि बी की कौन सी फॉर्म आई। जैसे हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस है तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी? बी की आएंगे। चलो, ए लेटर हमारा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को बना देंगे, सॉरी, ए लेटर राइटिंग का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। देखो, ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर, सब में सब्जेक्ट लिखा। अब उसके बाद ए लेटर सिंगुलर है तो वो जी आएगा। वर आ गया, ये गलत हो गया। वर लिख दिया, ये गलत हो। कहने का मतलब ये दो तो वर्ब की वजह से गलत हो गया, क्योंकि ए लेटर एक है तो एक के साथ तो वो जाना है। ठीक है, देखो, वॉज बीइंग रिटन, और यहाँ पे भी लिखा है वो, यहाँ लिखा है वॉज बीन रिटन।
कोई तकलीफ। इतना आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। तो वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इसके लिए एक वर्ड लिखना है, वन वर्ड। अब ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, ये मतलब जहाँ भी आप कोचिंग करते हो गुरुजी ने आपको जरूर पढ़ाया होगा, ऐसा वर्ड है, हर जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिलोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी और फिलोसफी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? देखो फिलोसफी तो एक सब्जेक्ट होता है, आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। जिसमें हम क्या किसके बारे में पढ़ते हैं? थॉट्स के बारे में, बिलीफ के बारे में, है ना। स्टडी ऑफ बिलीफ होता है ना, मान लो आपका किस पे भरोसा है, उसके ऊपर जब स्टडी की जाती है ना, उसको फिलोसफी बोलते हैं। तो लैंग्वेज की स्टडी तो नहीं है, ने क्या बोला है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लेक्सिकोग्राफी, अब देखो दो वर्ड और मैं आपको बताता हूँ, एक तो लॉजी, एक ग्राफी। ग्राफी जब भी दिखे ना तो समझना राइट, मतलब लिखना, पेंट करना या लिखना। और लॉजिक जब भी दिखे ना तो समझना स्टडी। तो लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है कोई चीज डिजाइन करना, लिखना, है ना। मतलब पेंटिंग टाइप बनाना उसको, ना जब आप पेन का यूज करके लिखते हैं तो ग्राफी यूज करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। एंथ्रोपोलॉजी, अब देखो इसमें लॉजी लिखा है, लॉजी लिखा हुआ मतलब स्टडी से रिलेटेड है, पर किसकी स्टडी? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की स्टडी होती है ना, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ये भी गलत हो गया, हमें तो किसका बताना है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेज को बोलते हैं फिलोलॉजी। क्या समझ आया हो? अब एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके। जैसे मान लेते हैं कोई 10वीं क्लास का बच्चा है, जनरली होता नहीं है, पड़ोस के बच्चे के जब कोई मान लो आपसे पहले था, सीनियर था, उसके 95 नंबर आए, 95%, पापा उसका एग्जाम्पल देते रहते हैं, तुम्हें तो उतने ही लाने हैं, तुम्हें तो देखो वो कितना होशियार है, उसके जितने नंबर लाने हैं। तो ये एग्जाम्पलरी हुआ, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है ना, बहुत अच्छा, ठीक है। अब इसका बताना एंटोनिम। एंटोनिम बताना मतलब ऑपोजिट मीनिंग। देखो एक लिखा है फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में उतनी चर्चा करना जितनी वो डिजर्व नहीं करता हो, मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें बताना जबकि वो उसके उतना लायक है नहीं, ठीक है। तो ये मीनिंग तो नहीं है इसका ऑपोजिट। अनसेटिस्फैक्टरी, अब देखो एग्जाम्पलरी होता है सेटिस्फेक्शन के ऊपर वाला, मतलब जो इतना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा ले आया। अनसेटिस्फैक्टरी मतलब कम, तो ये इसका एंड, ठीक है। इमिटेटिव का मतलब आपको पता ही होगा, इमिटेट करना मतलब जैसे होता है ना, बंदर वगैरह आपको देखते हैं तो फिर उसकी वही नकल करते हैं, जैसा काम आप कर रहे हैं, बच्चे जो हैं इमिटेट करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब होता है जो आपको चाहिए, वांटेड, तो ये भी नहीं है ये, ठीक है। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत है वो बताना। इरिटेटिंग, इरिटेटिंग की स्पेलिंग सही है, IRRITATI, ठीक है। पेडस्ट्रेन, अब इसकी भी, पेडस्ट्रेन इसका मतलब भी होता है, यहाँ से देख लो, पेड का मतलब पैदल से समझ लो, जो आदमी वॉक करता है, जो मतलब व्हीकल का यूज नहीं करता है, स्ट्रीट में घूमता रहता है, पैदल चलने वाला, उसको बोलते हैं पेडस्ट्रेन, ठीक है। एनवेटिंग, एनवेटिंग का मतलब देखो, एनवेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को या किसी पर्सन को कमजोर कर देना, है ना, वीकन, किसी को कमजोर कर देना, कमजोर बना देना, उसको बोलते हैं एनवेटिंग। बिगाइलिंग, बिगाइलिंग का मतलब होता है चार्मिंग, बहुत सारा, बहुत ज्यादा खूबसूरत टाइप का, एनचांटिंग, ठीक है, बिगाइलिंग का मतलब। बट इसकी जो स्पेलिंग है ना वो गलत लिखी हुई, इसकी स्पेलिंग होती है BEGUILING, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 2 L यूज कर रहे हैं, एक ही लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट,
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ऑफ वर्ड। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड दिखे, 3 वर्ड लिखे, शार्प एंड डायरेक्ट। इसका मीनिंग बताना है ना, एक शब्द बताना है। देखो यहाँ पे 4 वर्ड लिखे, अब इनमें से इसका कौन सा, असेर्बिक, जोनिक, एनाडाइन और एसिडिक। असेर्बिक का मतलब होता है शार्प, तो ये तो हो गया हमारा इसका, ठीक है। जोनिक, जोनिक का मतलब समझ लेना, जू से रिलेटेड। जू का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे जू का मतलब चिड़ियाघर, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है ना, तो जोनिक का मतलब भी उसी से रिलेटेड है, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, RELAT। एनाडाइन ये होता है पीड़ानाशक, जिससे मतलब आपके दर्द कम हो जाए, ठीक है। एसिडिक, एसिडिक का मतलब आपको पता होगा, जिसकी pH 7 से कम हो, है ना। 7 से ज्यादा pH होता है वो होता है बेसिक, और 7 वाला न्यूट्रल, इससे कम वाला एसिडिक, ठीक है। साइंस में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। आंसर हो गया हमारा इसका 1। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कीन, बड़ा आसान सा वर्ड हो गया, ये बहुत यूज होता है। कीन का मतलब होता है कोई पर्सन जो जिज्ञासु हो, जिसमें बहुत उत्सुकता हो। जैसे बच्चा होता है ना, कुछ नई चीज देखता है तो वो चाहता है कि मैं उसको पकड़ लूं, छू लूं, या मतलब है क्या ये, उसको जानने की इच्छा बहुत होती है, उसी को बोलते हैं कीन। अब ये इसका सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम रहा है, ये इसका सिनोनिम है एंथुजियास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट, वाक्यों की मीनिंग बता दूं क्या। हैप्पी तो आपको पता ही होगा, वाइल्ड आपको पता होगा, जंगली, हैप्पी खुश, इमिटेट का मतलब वही जो नकल करता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अडोप्ट, एसेस, अबेंडन, अबेस। अब देखो एक्सेस, अडोप्ट का मतलब तो आपको पता होगा, एसेस ACCE, किसी चीज को एक्सेस करना मतलब उसमें रीच में हो जाना, पहुंच में, है ना। तो इसका आंसर ये होगा, इसकी स्पेलिंग गलत, इसमें डबल है। Select the option that can be used as one word substitution for underline group of word। देखो ये अंडरलाइन किया हुआ है ना, सीरीज ऑफ स्टार्स, इसका मीनिंग बताना है। गैलेक्सी, कैरवान, हॉर्ड और कॉन्स्टिलेशन। अब देखो, गैलेक्सी हो सकता है आपको लगे, गैलेक्सी में पर ध्यान रखना सिर्फ स्टार नहीं होते। जैसे मान लो अपने वाली गैलेक्सी है, उसमें सन है जो कि एक स्टार है, उसमें उसके प्लैनेट्स भी हैं, है ना। प्लैनेट्स है ना, जैसे अर्थ है, मार्स है, तो उसको मिला के गैलेक्सी बोलते हैं, तो गैलेक्सी इसका आंसर नहीं, ठीक है। कारवां का मतलब ये समझना कि जैसे एक ऐसा बड़ा सा व्हीकल जिसमें खाने की व्यवस्था हो, खाना बनाने की व्यवस्था हो, जो ट्रेवल, जिससे ट्रेवल भी किया जा सके, जिसमें सोया भी जा सके, उसे बोलते हैं कारवां। आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कारवां, जैसे बड़े बड़े नेताओं के निकलते हैं ना, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जो उस व्हीकल यूज किए गए थे राहुल गांधी के लिए, या जो उसमें और लोग थे, उनमें जो व्हीकल थे ना, उनको कैरवान बोलेंगे, ठीक है। होर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, GROUP, ग्रुप ऑफ पीपल। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टार्स, तो इसका आंसर सेकेंड नंबर। नेक्स्ट, select the option that can be used as one word substitution for the given group of word। ये जो फिर से पूछ लिया, ये जो वर्ड एक पूरा सेंटेंस जैसा ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, इसका वन वर्ड बताना, ठीक है। वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर। ऐसा आदमी या ऐसा औरत या ऐसा कोई जानवर जो जो काम करता है ना, वो प्लेजर के लिए करता है ना, प्रोफेशन के लिए नहीं, या फिर अर्निंग के लिए नहीं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल होता है जो पैसे के लिए काम करता है, जिसका जॉब होता है, तो ये आंसर तो नहीं है। मेच्योर का मतलब क्या होता है, जिसको इनफ नॉलेज हो, जानकारी हो, और इमेच्योर इसका अपोजिट हो गया, तो ये दोनों भी आंसर
एमेच्योर, एमेच्योर जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्लेजर के लिए काम। ये हमारा, आप में से बहुत सारे बच्चे जो खुरापाती टाइप के हैं ना, उनको ये पता होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम बताना। पोलाइट वर्ड, अब सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में इसका पोलाइट वर्ड का एंटोनिम बताना। पोलाइट का मतलब जो बहुत शांति से बात करे, और ये हो रूड, द रूड। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, ये सेंटेंस है, इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, इसमें से कौन से पार्ट में एरर है वो बताना। ये ग्रामर का क्वेश्चन है, बड़ा आसान से। देखो, द न्यूज़पेपर रिपोर्टेड, रिपोर्टेड क्या लिखा हुआ, वर्ब की सेकंड, दैट इट वाज ए मिस्ट्री, फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल। हाउ द थीव्स एंटर इनटू द हाउस, अब देखो ये हमारी मेन क्लोज है, और इसके बाद जो क्लोज लिखी हुई है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, दैट कंजंक्शन का यूज किया है, और उसके बाद यहाँ पे हाउ का यूज किया गया है। हाउ क्या बताता है, एडवर्ब होता है, हाउ मतलब कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये जो मेन क्लोज अगर पास्ट में लिखी है ना, तो यहाँ भी एंटर गलत है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, जहाँ पर भी ये लिखा हुआ है ये। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आप टेंस में ये सब पढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से आपको एक बात बताता हूँ। टेंस, वर्ब, प्रेपोजिशन, ठीक है, उसके बाद वॉइस, नरेशन, इन चैप्टर से 2022 में भर भर के क्वेश्चन, है ना। तो आपको 2023 की तैयारी करनी है, बाकी भी पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, इन सबको छोड़ दें। हाँ, प्रोनाउन भी ध्यान रखें, तो छोड़ देने, बट 2023 के लिए ना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज्यादा अच्छे से पढ़, ठीक है। चलो, ऑपोजिट बताना है, किसका बताना है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। एडवर्सिटी मतलब सिचुएशन अपने फेवर में ना हो, उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। जैसे मान लो आप अमीर रहना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता, आप गरीब, तो एडवर्स, एडवर्स का सिचुएशन का मतलब हो गया, एडवर्सिटी का मतलब हो गया प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज मान लो, है ना। अब इसका बताना है अपोजिट। अब देखो, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून तो होता है जब आदमी मौज में हो, मस्ती में हो, है ना। तो फॉर्च्यून सौभाग्य, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, तो ये तो इसका अपोजिट तो नहीं। ओके, इसका अपोजिट यही है, सॉरी सॉरी सॉरी, अपने को अपोजिट बताना था, सिनोनिम नहीं है ये, इसका हो गया अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, इसका वॉइस चेंज करना है। अब ये देखो, आपके लिए मैं एक तो दूंगा, ये आपको आंसर करना है, आंसर आपको कमेंट करना है, जरूर जरूर कमेंट किया करें, जितने भी बच्चे देखते हैं, 5 10 15 20 50, वो एक बार कमेंट जरूर किया करें, एटलीस्ट आइडिया तो लगे कि आपको कितना आता है ना। देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ये एक सेंटेंस था, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देख रहे हो, एक जो पहला पार्ट है ना, वो लिख दिया कि सबसे पहले तो ये आना है, उसके बाद बच गए 4 पार्ट, उनको लिख दिया PQRS कर। अब आपको बताना है कि इन PQRS में सबसे पहले कौन आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा। अब हमने इसको बहुत अच्छे से समझा, फिर से मैं आपको समझा। सबसे पहले तो ये आना है, द नैनो स्ट्रक्चर ऑन। जैसे आपने ऑन प्रेपोजिशन देखी ना भाई, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कोई नाउन आएगा, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है आर्टिकल भी, जैसे आपने आर्टिकल देखा तो भी आपको पता होना चाहिए उसके बाद नाउन आए, तो यहाँ आना है नाउन। अब देखो, सबसे पहला पी, पी में विद प्रेपोजिशन लिखी है, नाउन तो नहीं है, तो पी से शुरुआत नहीं होगी, अगर कहीं पी से है तो नहीं है, ठीक है। तो पी शुरुआत में नहीं आएगा। अब देखो क्यू, क्यू में क्या लिखा है, सरफेस, ये नाउन, ठीक है। आर में लिखा है ऑफर्स, ऑफर्स हो सकता है नाउन,
डिपेंड करता है, ऑफर वर्ब भी हो सकती है, नाउन भी। ही मेड एन ऑफर, तो उसने अगर ऑफर दिया है तो एन के बाद ऑफर आया तो ये नाउन है, ठीक है। द ऑफर, अब देखो उसके बाद इसमें लिखा हुआ है दैट, ये कंजंक्शन है तो ये भी नहीं है। कहने का मतलब पी और एस से शुरुआत नहीं, ये एस से शुरुआत कर, ये गलत। अब देखो क्यू से शुरुआत करते हैं पहले। सरफेस मेड ऑफ निकल सेलेनाइड विद एडेड और डोपेड आयरन एंड फॉस्फोर। अब देखो ये बोल रहा है कि जो नैनो स्ट्रक्चर है ना ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे नैनो स्ट्रक्चर है मेड ऑफ निकल, वो निकल से बनी हुई है, निकल सेलेनाइड से, ठीक है। विद एडेड, उसमें मिलाया गया है। अब देख रहे हो पी क्यू के बाद पी आएगा, मतलब जो सरफेस मतलब नैनो स्ट्रक्चर है वो इनसे बनी हुई है, निकल सेलेनाइड, और उनमें जो ऐड किया गया क्या कि या डोपेड किया गया, डोपेड मतलब मिला देना, मिलावट करना है, ठीक है। आयरन मिलाया गया उनमें और फॉस्फोरस मिला गया, ठीक है। तो ध्यान रखना क्यू के बाद पी। अब जैसे आपने देखा क्यू के बाद पी, तो क्यू के बाद पी यहाँ पर भी है, यहाँ क्यू के बाद आर है, ये तो गलत पहले से हो गया। यहाँ पर क्यू के बाद एस, ये आंसर। अगर उसके बाद भी आप पढ़ना चाहो तो आपकी इच्छा है, बट जैसे आपको आंसर मिल जाए तो आप बढ़ा करो नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को भरने के लिए सबसे अच्छा वर्ड चूज। यहाँ पे 4 लिखे। आई लिसनड टू हिम विद अटेंशन, मैंने उसको सुना अटेंशन के साथ। कैसी अटेंशन के साथ, देखो हैप्टी, मैसिव, रैप्ट और वास्ट। अगर आपको इनके मीनिंग पता है तो आप भर पाओ। हैप्टी का मतलब होता है वेरी बिग, मैसिव का मतलब भी यही होता है बहुत बड़ा, रैप्ट का मतलब होता है तल्लीन टाइप का, एकदम मतलब मुग्ध होके सुनना। तो यहाँ पे तो ये अटेंशन दे के सुन रहे हो आप किसी को, तो आंसर तो यही हो जाएगा। वास्ट का मतलब भी बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़ा विस्तृत मतलब फैला हुआ टाइप का, है ना, तो बोलते हैं वास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा रैप्ट। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज ऑप्शन, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें 4 ऑप्शन बना दिए गए हैं। आंवला जूस इज रिच विद विटामिन सी और नो है। आपको इनमें से चूज करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नो एरर को टिक मार, ये क्वेश्चन में। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन कभी आएगा क्या। आंवला जूस लिखा हुआ है, क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम दिखी रही है? इसका जूस कोई है ही नहीं, मतलब नाम लिख दिया, इसमें कहाँ गलती होगी। यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है इज सिंगुलर, यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है रिच। अब देखो अगर आपको ध्यान है तो इज जो है लिंकिंग वर्ब होती है, उसके बाद क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करता है, नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। तो ये जो रिच है ना ये यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद लिखा विद विटामिन सी और उसके बाद है नो। अब देख रहे हो ये विद प्रेपोजिशन जो ये गलत है, ये रहा हमारा आंवला जूस इज रिच इन विटामिन, इन प्रेपोजिशन ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्ट द इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन, इसका इनडायरेक्ट बना आसान सा, एक बार ट्राई जरूर करें। काव्या सेड टू हर हस्बैंड, काव्या सेड टू, जैसे आपने सेड टू देखा उसके बाद ऑब्जेक्ट देखा आपको पता चल गया कि इसको टोल्ड में बदल देना है। यहाँ पे टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड, यहाँ पे सेड टू लिखा है गलत, यहाँ पे टोल्ड, इन 3 में से कोई आंसर होगा। उसके बाद ये जो कोमा वगैरह ये सब हटा देना है और दैट कंजंक्शन का यूज करना है, ये आपको पता है, तो दैट कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन, और यहाँ पे तो दैट कंजंक्शन यूज ही नहीं हुआ, ये पहले ही गलत हो, हाँ दैट, ठीक है, यहाँ तक तीनों सही है। उसके बाद आई है फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, काव्या के अकॉर्डिंग, काव्या सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज रहता है, यही होता है। तो सब्जेक्ट क्या है काव्या, काव्या के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा सी, यहाँ पर भी सी। अब देखो डोंट माइंड है, डोंट माइंड का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट जब चेंज होता है, यहाँ पे अगर पास्ट में लिखा हुआ है ये वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनेट में, है ना।
तो पास्ट इंडेफिनेट में डोंट की जगह क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। तो देखो सी हैड नॉट गलत, सी डू नॉट गलत, सी डिड नॉट, ये फोर्थ नंबर इसका। वॉइस वाले तो नरेशन वाले तो बहुत आसान होते हैं, सिर्फ स्कोर करने के होते हैं, उसमें गलती होने के चांसेस होते ही नहीं है। अगर इनमें भी गलती हो रही है तो आपको अपनी तैयारी दोबारा करने की जरूरत है। Select the most logical order of the sentence from a coherent pattern. अब देखो फिर से पी, थोड़ा सा पढ़ लो। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर, अब देखो द अवार्ड, कौन से अवार्ड की बात करें, के लिए हमने द आर्टिकल यूज किया, तो ध्यान से देखेंगे इसका मतलब यह है कि या तो उस अवार्ड की पहले से चर्चा हुई होगी तभी तो द आर्टिकल डेफिनेट बनाया ना इसको, ठीक है। तो पी शुरुआत में तो नहीं आना चाहिए, ये रहा पी। अब देखो ए नोबेल प्राइज, इसकी बात हो रही है और इसी को बोला जा रहा होगा, इज एन अवार्ड। अब ये अवार्ड जब दोबारा से यूज हुआ है तो इसके साथ द आर्टिकल लगा दिया, क्योंकि अब ये डेफिनेट बन गया। किसकी बात हो रही है, नोबेल प्राइज का जो अवार्ड मिलता है उसकी बात हो रही है। दैट इज गिवन टू समवन हुज वर्क हैज बेनिफिटेड, नोबेल प्राइज है ऐसे आदमी को दिया जाता है जिसका जो काम है ना वो सोसाइटी को, समाज को, देश को, उसके लिए बेनिफिशियरी हो, उसके लिए हेल्प करता हो, ठीक है। अब देखो दिस अवार्ड, जैसे हमने देखा दिस अवार्ड, कौन सा अवार्ड भाई, दिस शुरुआत में नहीं आएगा, आर से शुरुआत है भी नहीं। फिर ये लिखा दिस ईयर, फिर से दिस ईयर, कौन सा दिस ईयर, फिर एस से भी शुरुआत नहीं होनी, ये एस रहा, ये एस रहा, आंसर तो हो गया ये रहा, कोई दिक्कत, इतने से आंसर हो गया। क्यू के बाद पी आएगा, और देख रहे हो द नोबेल प्राइज लिखा है, उसके बाद इसी इज एन अवार्ड, इसी अवार्ड के लिए हमने द यूज कर लिया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ब्लैंक, ब्लैंक को भरने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन चूज करना। दे हायर्ड हर, उन्होंने उसको हायर किया, टू इंक्रीज सेल, सेल जो है मान लो किसी कंपनी में बेचने का काम होगा, उसमें उसकी जो सेल्स हैं वो बढ़ाने के लिए हायर किया। बट हर स्ट्रेटेजीज फेल टू, बट उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो फेल हो गई। इसमें मूव द नीडल, बर्न ब्रिजेस, स्पिल बीन्स, गेट ए सेकेंड। अब देखो मूव द नीडल का मतलब होता है कोई चेंज ला देना, है ना, चेंज। उसकी जो स्ट्रेटेजीज थी ना वो चेंज करने में फेल हो गई, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ये। बाकी के आंसर मीनिंग भी देख लो। बर्न ब्रिजेज, बर्न ब्रिजेज का मतलब होता है कि रास्ता जो है ना वो काट देना, भाई वापिस जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ना, कुछ ऐसा काम करना जिसमें बैक है ही नहीं, रिटर्न है ही नहीं। जैसे किसी ने रिजाइन दे दिया रिटर्न में, तो अब उसको दोबारा ज्वाइन करने का ऑप्शन ही नहीं है, अब करेगा तो फिर दोबारा से इंटरव्यू जो भी प्रोसेस होती है उस तरीके से, है ना। जैसे आपने कोई छुट्टी ली, हॉलीडे लिया, तो आप क्या कर सकते हो, किसी कंपनी को जाके वापिस से ज्वाइन कर सकते हो, थोड़े जैसे ही हॉलीडे खत्म हुआ काम शुरू। बट आपने रिजाइन दे दिया तो अब वापसी का रास्ता बंद, इसका मतलब यही। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है, अब ऐसे समझना, मतलब बीज जो है वो बिखेर देना। कैसे, इसका मतलब होता है टाइम से पहले किसी बात को बता देना। मान लो कोई काम होने वाला है और उसको आपको 5 तारीख को रिवील करना है, बट उससे पहले ही आप उसको रिवील कर दें। गेट ए सेकेंड विंड, सेकेंड विंड मतलब वही है, समझ लो सेकेंड चांस मिलना, दोबारा से मौका मिलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं ला पाई, उसकी स्ट्रेटेजीज थी जो थी ना वो चेंज लाने में फेल हो गई, कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले भी सेल डाउन था अब भी सेल डाउन ही है, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस के बाद 5 क्वेश्चंस आपको पता होगा क्लोज टेस्ट के हैं, तो वो हम साथ में करेंगे, सारे क्लोज टेस्ट एक साथ करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखें, आप परिवार का ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, छोटे बच्चों को जो भी आपको आता है ना एक काम जरूर किया करें, हर दिन किसी ना किसी छोटे बच्चे को, जो आपका भाई बहन भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, कोई क्लासमेट भी, कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश किया करें जो आपने सीखा है, छोटा मोटा कुछ ना, इससे नॉलेज जो है ना वो फैलता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।